रहा, हम आप सोल्यूशन बता देंगे। ठीक, चलो आज हमने करंट अफेयर के लिए कहा था, तो करंट अफेयर में एक टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसे लिखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। राष्ट्रीय का मतलब नेशनल है ना। ठीक, अब देखिए पूरी दुनिया में अगर पुअर्टी को स्टडी करना हो या उसके बारे में जानना हो तो उसका सबसे बेहतर स्केल जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को माना जाता है। ठीक, और ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा वाइड है या व्यापक है। ठीक, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दुनिया में प्रयोग किया जाने वाला सबसे बड़ा एक वाइड स्केल है जिसके आधार पे गरीबी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और ये कैसा है? ये नॉन मॉनेटरी है, यानी कि गैर मौद्रिक है। ये भी लिख लीजिए, ये गैर मौद्रिक स्केल होता है जिसमें मुद्रा को हम कंसीडर जो है वो नहीं करते हैं। ठीक, अगर मुद्रा को देखें कि भाई किसके पास कितनी सैलरी आ रही, किसका पेमेंट कितना है, उसके खाने पीने में कितना खर्च हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मॉनेटरी स्केल हो जाएगा। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैसा है? नॉन मॉनेटरी जो है स्केल है, यानी कि गैर मौद्रिक स्केल ये है जो सबसे व्यापक हमें जानकारी पॉवर्टी के बारे में देता है। तो देखिए हमने कह दिया नॉन मॉनेटरी है, तो पैसे का अगर असेसमेंट नहीं कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं? तो इसमें तीन चीजें बेटा देखी जाती हैं। एक हो गया आपका स्वास्थ्य, हेल्थ, दूसरा हो गया शिक्षा, एजुकेशन, और तीसरा हो गया रहन सहन, जिसे हम लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक, इस आधार पे गरीबी का आकलन जो है वो किया जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो तीन वेरिएबल हैं, इनके भी अगर आप ओपन करेंगे वेरिएबल तो ये टोटल में जो है वो 12 इंडिकेटर हो जाएंगे। आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, तीन को स्प्लिट कर दीजिए और फिर नीचे लिख दीजिए इनके टोटल इंडिकेटर। भाई शिक्षा केवल एक ही आधार पे थोड़ा ना आप जज कर लेंगे कि शिक्षा को अगर आपको जज करना है तो आप कहिए कि हमने किस लेवल पे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इनके भी वेरिएबल फिर अलग अलग हैं। ठीक, जैसे इसको 1/3 वेटेज देते हैं, इसको 1/3 देते हैं, इसको 1/3 वेटेज देते हैं। ठीक, अब हम इसको स्लाइड को हटाते हैं, अब हम एक एक पे बात करते हैं। देखिए हेल्थ में क्या क्या देखेंगे? तो हेल्थ में न्यूट्रिशन देखा जाता है, यानी कि पोषण का स्तर देखा जाता है। एक बार कर लीजिए अच्छे से, ये कभी भी क्वेश्चन घूम के आएगा तो आप कर लेंगे। देखिए तो हेल्थ में न्यूट्रिशन देखते हैं, दूसरा चाइल्ड एंड एडोलसेंट, यानी कि बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मोर्टेलिटी, बाल और किशोर मृत्यु दर को देखते हैं कि भाई न्यूट्रिशन का क्या स्तर है, बच्चों की और किशोरों की मृत्यु दर क्या है। और तीसरा जो है वो देखते हैं एंटीनेटल केयर, यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भवती महिलाएं माताएं जो हैं उनकी देखभाल कैसे हो रही है। इन तीन स्तर पे जो है वो हेल्थ के स्तर पे आकलन किया जाता है। ठीक, अब इसमें हम और डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं लगता है कि वो ऐसा पूछेंगे, कोई इतना पता होना चाहिए। तो तीन वेरिएबल ये हेल्थ के हो गए, इन पे जज करते हैं, नंबर लिखते हैं भाई कितना है किसी देश का। इसी तरीके से आते हैं एजुकेशन पे, एजुकेशन या शिक्षा। तो शिक्षा के जो है वो दो वेरिएबल हैं, एक तो है स्कूल शिक्षा के वर्ष, कि कितने वर्ष बच्चे ने स्कूल में शिक्षा प्राप्त की,
दूसरा है स्कूल में उपस्थिति, स्कूल अटेंडेंस हो गया ना, ये स्कूल अटेंडेंस हो गया। और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि कितने साल बच्चा जो है वो स्कूलिंग प्राप्त कर रहा है और स्कूल में उसका जो है वो प्रेजेंस कितना है। इन दोनों आधारों पे शिक्षा के वेरिएबल को जज किया जाता है। और थर्ड है आपका लिविंग स्टैंडर्ड या रहन सहन, इसको मल्टीपोर्टी इंडेक्स में देखते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं, इसमें टोटल आपके 7 वेरिएबल होते हैं। जैसे एक वेरिएबल है आपका सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता का स्तर क्या है, स्वच्छता के स्तर से हम अंदाजा लगा लेंगे गरीबी है नहीं है। दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर, आप अभी भी देखिए स्लम एरिया में जो है उन लोगों के लिए पेयजल की उपलब्धता नहीं है, वो मिठाई की दुकानों छोटे मोटे रेस्टोरेंट के किनारे नलों से पानी भरते आपको डिब्बों में दिख जाएंगे। तो रहन सहन के स्तर कैसे पता चल सकता है, ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता उसे है या नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, लखनऊ मुंबई जैसे शहरों में आप देखेंगे लोग छोटे छोटे जो है वो दीपक जलाते हैं। क्यों जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं झोपड़पट्टी में ऐसी जगहों पे हो सकता है। तो विद्युत देखते हैं कि भाई विद्युत का क्या स्तर है उपलब्धता कि नहीं है। आवास, हाउसिंग, हाउसिंग को देखते हैं। इसके अलावा देखा जाता है कि संपत्ति उनके पास है कि नहीं है, एसेट। और ये देखा जाता है कि बैंक खाता है उनके पास कि नहीं है। और एक चीज है कुकिंग फ्यूल, कि खाना पकाने के लिए उनके पास क्या व्यवस्था है। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल के आधार पे ये देखा जाता है कि उनके रहन सहन का स्तर कैसा है। और फिर इन सभी में उनको मार्किंग दी जाती है, मार्किंग देके फिर उनको जो है वो काउंट कर लिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी देश में किसी राज्य में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पे गरीबी का क्या स्तर है। ठीक, अब देखिए ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स का कंसेप्ट जो है ये यूएनडीपी द्वारा दिया गया। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। देखिए एक संस्था है यूएनडीपी, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी है, उसने क्या किया कि अपनी मानव विकास रिपोर्ट वो पेश करता है, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हमेशा जो है मानव विकास रिपोर्ट को पेश करता है। तो इसने क्या किया कि मल्टी पुअर्टी इंडेक्स के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देना शुरू किया। और ये कब शुरू किया, 2010 से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन अगर पूछे कि यूएनडीपी द्वारा मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को कब से अपनाया गया, तो 2010 से अपनाया गया। क्यों अपनाया गया, क्योंकि वो हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करते थे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए और एसेसेबल बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई यूएनडीपी के अंतर्गत आपके मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की स्थिति। भारत में हम देखते हैं क्या है। देखिए भारत जो भी पैमाना वैश्विक है वो पैमाना भारत सरकार भी अपनाना चाहेगी, इसलिए भारत में भी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो एग्जीक्यूट की गई, कार्यान्वित की गई। ठीक है, भारत में भी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को कार्यान्वित किया गया। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करने का या एग्जीक्यूट करने का या उसे बनाने का जो काम है भारत में, वो नीति आयोग के पास है। नीति आयोग भारत में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल मंत्रालय है।
अब देखिए, तो जो भी भारत में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी होता है उसके लिए नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग इसको अकेले नहीं करता, इसके लिए ये 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को लाइन अप भी करता है या उनके साथ ये काम करता है। जैसे पहली संस्था तो आपकी यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ भी नीति आयोग समन्वय बनाए रहते हुए इस रैंकिंग को जारी करता है। दूसरी एक संस्था और भी है, वो है ओपीएचआई, इसे लिखते हैं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है उसके साथ मिलके और यूएनडीपी के साथ मिलके जो है नीति आयोग मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को फाइनलाइज करता है, उसे बनाता है। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा भारत की तो रैंकिंग बनाएगा ही बनाएगा, भारत का भी एक रैंकिंग आएगा, इसके अलावा राज्यों की रैंकिंग आएगी कि भारत के विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति, ये भी आएगी। और ये तीनों काम कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम इसके जो है वो जो अभी के जो वेरिएबल हैं हम उस पे जो है बात करते हैं। ठीक, अब देखिए, भारत में जो अभी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी हुआ है उसके अनुसार कोई राज्य जो है वो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई में सबसे ज्यादा गरीब होगा। तो ऐसा राज्य है बिहार। सर्वाधिक गरीब बिहार जो है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में है और इसका परसेंटेज 51.91 है। देखिए, जो अभी हमने वेरिएबल पहले बात किए हैं उन वेरिएबल पे जब नंबर आप देंगे तो नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। तो जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा उसका मतलब क्या है? वो उतना ज्यादा गरीब है। ठीक, तो बिहार जो है वो सर्वाधिक गरीब है। दूसरे नंबर पे आपका झारखंड है 42.16 और थर्ड पे जो है गरीबी में वो आपका उत्तर प्रदेश है 37.79। और अगर पूछे कि कोई राज्य ऐसा भी तो होगा जो सबसे कम गरीब होगा, तो सबसे कम गरीब जो है वो केरल है। सबसे कम गरीब जो है वो केरल है और जिसका जो है परसेंटेज जो है 0.71% है। सबसे कम गरीब जो देश है वो है आपका सॉरी राज्य जो है वो आपका केरल है। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा गरीब जो है वो है आपका दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली आपका सबसे ज्यादा गरीब है और सबसे कम गरीब है वो है पुदुचेरी, पांडिचेरी। ठीक है, पुदुचेरी का परसेंटाइल में लिख लीजिए 1.72 और ये सबसे ज्यादा गरीब है 27.36। अब देखिए, इसके अलावा हमने 12 वेरिएबल की बात की थी, तो जैसे ये तो राज्यों का एग्रीगेट हो गया है ना, टोटल में हो गया। तो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर हम अलग अलग देखना चाहें कि भाई जैसे सपोज दैट अभी देखते हैं जैसे स्कूल शिक्षा के वर्ष, मतलब बच्चा स्कूल में कितने साल पढ़ता है, इसमें सबसे बुरी हालत किसी देश की होगी, है ना। इसी तरीके से स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस या उपस्थिति, इसमें भी तो कोई राज्य होगा जो सबसे बुरा प्रदर्शन कर रहा होगा, है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में हम देखना अगर चाहें कि कौन सा राज्य ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे खराब स्थिति है, तो वो भी राज्य हमें मिलेगा कोई। इसी तरीके से खाना बनाने में जो ईंधन का प्रयोग है उसमें भी अगर हम कोई राज्य देखना चाहें तो कोई राज्य तो होगा ना जो इनमें पहले नंबर पे होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी तरीके से हम ये देखना चाहें कि न्यूट्रिशन में, पोषण में भाई कौन सा राज्य खराब स्थिति में है। इसी तरीके से हम देखना चाहें कि प्रसव पूर्व देखभाल,
एंटीनेटल केयर में कौन सा राज्य जो है सबसे बुरा स्थिति में है? तो इन सभी में सबसे बुरा राज्य जो है वो बिहार है, इन सब में नंबर 1 पे है। यानी कि सबसे खराब स्थिति भारतीय राज्यों में स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, विद्युत, खाना बनाने में ईंधन की उपलब्धता, पोषण, प्रसव पूर्व देखभाल। यानी कि कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 वेरिएबल पे वो अकेले ही सब में जो है वो सबसे पीछे पावदान पे खड़ा है, इसीलिए तो 1 नंबर पे चला गया मल्टी पोवर्टी इंडेक्स में। ठीक, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं हम बाल व किशोर मृत्यु दर। ठीक है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट डेथ रेट। ठीक, इसमें पहले नंबर पे बिहार नहीं है, इसमें पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। इसमें पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, यानी कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश की है। सबसे पिछड़ा हुआ राज्य जो है वो बाल एवं किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश है। इसी तरीके से लिख लीजिए, थोड़ा ही है। सैनिटेशन, स्वच्छता में सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड है। ड्रिंकिंग वाटर में सबसे पिछड़ा राज्य मणिपुर है। इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें हो ही गया। अच्छा, आवास में देखिए कि हाउस होल्ड में, तो इसमें भी मणिपुर सबसे पिछड़ा है, 2 में मणिपुर हो गया आपका। ठीक, और बैंक अकाउंट में सबसे पिछड़ा राज्य, कि बैंक अकाउंट सबसे कम है लोगों के पास वहां पे, वो है आपका नागालैंड। और नागालैंड बैंक अकाउंट नहीं है तो इसका मतलब संपत्ति भी नहीं होगी लोगों के पास, दोनों एक ही जगह है। संपत्ति और बैंक अकाउंट में सबसे पिछड़ा राज्य जो है वो आपका नागालैंड है। ठीक है, तो इतना जो है वो राज्यों में आपको याद रखना है। अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश में हम जाएं, देखिए इसके अलावा राज्यों के अंदर भाई ये स्केल बनाई जा रही ना, तो ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश के एक आदमी को उठा के पूछा गया होगा या एक जगह से आंकड़ा लिया गया होगा। तो जो उत्तर प्रदेश की भी जो जानकारी है वो उसके 75 जिलों की ही तो जानकारी है ना। तो इस तरीके से हमें जिलों के बारे में भी पता चलेगा। ठीक, तो देखिए अब लिख लीजिए अलग से यूपी। तो यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसके अनुसार 37.79% जनसंख्या जो है वो गरीब है। ठीक है, कैसी गरीब है? मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या जो है वो गरीब है। अब इसको भी 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होंगे शहरी गरीब, कि भाई शहरी क्षेत्र में कितने परसेंट लोग गरीब हैं, एमपीआई पे अगर पूछे आपसे तो ये 18.07% है यूपी में। ग्रामीण क्षेत्रों में एमपीआई पे कितने लोग गरीब हैं यूपी में, तो ये है 44.32%। रूरल और अर्बन अलग अलग कर लीजिए यहाँ पे, एक बात आपकी ये हो गई। ठीक है, अब देखिए, फिर इनमें कोई जिला ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा गरीब होगा और कोई जिला ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, जहां पे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो उसके आधार पे गरीबों की संख्या प्रतिशत में सबसे कम होगी। तो देखिए, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 74.38% जनसंख्या उनकी जो है वो गरीब है। और अगर अच्छा जिला देखें तो लखनऊ जो है उसमें मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार सबसे कम गरीब लोग पाए जाते हैं। इनकी संख्या टोटल लखनऊ की जनसंख्या का 12.16% है। ठीक है, तो गरीबी में सबसे ज्यादा गरीब श्रावस्ती और दूसरा बहराइच, लिख लीजिए वहीं पे, तीसरा बलरामपुर। ठीक है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब जिले हैं। और सबसे बेहतर में लखनऊ, फिर लखनऊ के बाद आपका कानपुर नगर है। कानपुर नगर, कानपुर देहात 2 हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे 14.34% लोग ही गरीब हैं। और तीसरा जो है वो गौतम बुद्ध नगर है।
कंफ्यूजन ना करें कभी, क्योंकि लगाया पता लगा, पढ़ा नहीं, अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ एनसीआर में है तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स वहां कम होगी, नहीं कम होगी ना, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की हालत खराब होगी जितना बड़ा मेट्रो सिटी उधर का होगा एनसीआर, क्योंकि लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप कहाँ उनका जो है बेहतर दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश की इसमें अलग से हो गई। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे और उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बात अभी देखिए रह गई। देखिए ये जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है बेटा, ये एसडीजी से भी संबंधित है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें हम सतत विकास लक्ष्य भी कहते हैं। देखिए अब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक होती है, ठीक, यूनाइटेड नेशन की एक बैठक होती है जनरल असेंबली की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक मीटिंग हुई। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग हुई, ये मीटिंग है ईयर 2015 की, 2015 की। इसमें सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के फ्रेमवर्क को मानने पर एग्री होते हैं, और इसको मानने वाले देश उस समय कितने थे, 193, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास हम कैसे प्राप्त कर सके जिससे कि संसाधनों का नुकसान ना हो पाए, ज्यादा से ज्यादा पॉवर्टी एलिवेशन और बेसिक लिवलीहुड के जो चीजें हैं उनको हम लोगों को, जनसंख्या को उपलब्ध करा पाए। इसके लिए फ्रेमवर्क जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया और इसे सभी देशों ने इस पे साइन कर दिए, ये अप्रूव्ड हो गया। और ये घटना 2015 की है, 2015 की है, ठीक। तो देखिए ये जो 2015 में साइन किया सभी देशों ने, इसमें भारत भी था। तो जो एसडीजी का फ्रेमवर्क था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो बेटा फ्रेमवर्क था, इस फ्रेमवर्क में 17 जो है वो ग्लोबल टारगेट रखे गए, 17 जो है वो क्या रखे गए, वैश्विक लक्ष्य रखे गए। इसमें 17 ग्लोबल टारगेट रखे गए और 169 सब टारगेट रखे गए। सब टारगेट का मतलब होता है उपलक्ष्य, ठीक है। जैसे एक कंपटीटर, एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है, उसका प्राइमरी टारगेट क्या होता है कि भाई हम सिलेक्शन पालें, ठीक है। उसका प्राइमरी टारगेट जो है वो घर बनाना नहीं होता है, वो तो सेकेंडरी वो कहता है वो तो मिल ही जाएगा। तो प्राइमरी टारगेट एसडीजी गोल के 17 हैं जिन्हें ग्लोबल टारगेट कहते हैं, और 169 जो है वो सब टारगेट हैं, ठीक है। और इनका ओवरऑल जो टारगेट है वो ये है कि सभी तरीके से जो गरीबी है दुनिया में उसको समाप्त किया जाए। तो टारगेट 1 क्या कहता है, टारगेट 1 भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो इसको लक्ष्य 1 लिख लें आप। टारगेट 1 ये कहता है कि सभी जगहों पे, पूरे ग्लोब पर, सभी जगहों पर, सभी रूपों में, जितने भी तरीके से गरीबी है उस गरीबी को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ये एसडीजी का गोल 1 है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, तो देखिए, अच्छा हम गरीबी की ही बात कर रहे हैं इसलिए ये जरूरी है। तो एसडीजी का गोल 1 गरीबी की बात करता है, और फिर जैसे पॉइंट 1 हो गया तो आपको फिर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 1, 1.2 तो 1.3, ऐसे लिखते चले जाएंगे सब सेक्शन में। तो एसडीजी का अगर आपसे कहे कि 1.1 क्या है, यानी कि एसडीजी गोल 1 का पॉइंट 1, इसे एसडीजी 1.1 लिखेंगे। तो एसडीजी 1.1 कहता है कि एक्सट्रीम पुअर्टी का एलिमिनेशन करना है, हमें चरम गरीबी का उन्मूलन कर देना है, इरेडिकेशन कर देना है, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसके लिए स्पेसिफिक टर्म लिखा गया एसडीजी गोल 1.1 में कि हम चरम गरीबी को हर हाल में खत्म करेंगे, और इसके लिए ईयर भी निर्धारित किया गया 2030।
2030 तक एसडीजी गोल 1.1 ये कहता है कि हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को एबोलिश कर देंगे या उसको इरेडिकेट कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए, जो लोग एसडीजी गोल के अनुसार 1.25 डॉलर पर डे से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में रखा गया है। कितना? जो लोग एसडीजी 1.1 गोल के अनुसार 1.25 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं, उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी की रैंक में रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि एसडीजी का 1.25 तो इन्होंने रख दिया, लेकिन फिर इनको लगा कि भाई ये तो बहुत कम हमने रखा हुआ है, ये तो बहुत ही कम है, तो इसलिए इसको बाद में बढ़ा के 1.90 डॉलर भी किया गया था। कितना किया गया था? 1.90 डॉलर इसे कर दिया गया था। अभी पूछे आपसे तो कितना है? 1.90 डॉलर से कम आय पे जीवन यापन करने वाले प्रतिदिन के जो लोग हैं, उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी की रैंक में रखा जाता है। तो ये इससे संबंधित है, ये आपको इतना जो है वो पता रहना चाहिए।